हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग गति के समीकरण का निगमन पढ़े थे। तो गति के समीकरण के निगमन की 3 विधियां हैं। एक सामान्य गणित विधि है जो मैंने पिछली क्लास के भी पीछे मैंने पढ़ाया था, और जो पिछली क्लास में पढ़ाया हूँ उसमें ग्राफ द्वारा गति के समीकरण का निगमन है। ग्राफ द्वारा गति के समीकरण का निगमन तथा कलन विधि के द्वारा गति के समीकरण का निगमन। तो इन 2 विधियों के द्वारा मैंने गति के समीकरण का निगमन पढ़ा दिया था आपको। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वस्तु द्वारा गति के nवें सेकंड में चली गई दूरी के विषय में डिस्कस करेंगे कि कोई वस्तु nवें सेकंड में, 5वें सेकंड में, 6वें सेकंड में, 7वें सेकंड में कितनी दूरी तय की है उसका पता लगाने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है वह फार्मूला, और वो फार्मूला सिद्ध कैसे किया जाता है उसके भी विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देखेंगे हम लोग इसमें कि माना एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से त्वरण a के अंतर्गत गति प्रारंभ करती है। वस्तु n-1 सेकेंड में s1 दूरी तथा n सेकेंड में s2 दूरी तय करती है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो हम लोग लिखते हैं n-1 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। मान लेता हूं कि जो दूरी है वो s1 है। तो s1 बराबर s बराबर फार्मूला होता है कि ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो t तो है नहीं, t के स्थान पे n-1 हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जहां जहां t होगा उसके स्थान पर n-1 लिख देंगे। तो हो जाएगा n होगा तो n-1 प्लस हाफ a t स्क्वायर का मतलब n-1 का होल स्क्वायर। n सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है? अगर s2 है तो s2 बराबर ut, t के स्थान पे n होगा तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर। ठीक, तो ये n-1 सेकेंड हो गया, ये n सेकेंड हो गया, और हमको निकालना है nवें सेकेंड में। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी s बराबर s2
माइनस S1। तो S2 की वैल्यू क्या है सर? UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस S1 की वैल्यू देखते हैं। S1 की वैल्यू है UN माइनस 1 प्लस हाफ AN माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक सर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। S बराबर, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस, अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, U का मल्टीप्लाई N में करेंगे, UN माइनस U प्लस हाफ A, N माइनस 1 के होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा N स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2N। ओके, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे अगर हम, तो S बराबर UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस अंदर ब्रैकेट में UN माइनस U, UN माइनस U प्लस, अब हम हाफ A का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो प्लस हाफ AN स्क्वायर, हाफ AN स्क्वायर प्लस हाफ A प्लस हाफ A माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, AN बच जाएगा, AN। चलिए सब ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर कुछ कटने वाला तो है नहीं, कोई बात नहीं। S इक्वल टू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे निशान चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस UN है तो माइनस UN, ये माइनस U है तो प्लस U, ये प्लस AN स्क्वायर है तो माइनस AN स्क्वायर, ये प्लस हाफ A है तो ये माइनस हाफ A, और ये माइनस AN है तो प्लस AN। ओके, अब इसमें देखते हैं, ये माइनस UN प्लस UN से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हाफ AN स्क्वायर, ये माइनस हाफ AN स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जो बच रहा है इसको लिख लेते हैं, S बराबर ये भी कैंसिल, ये भी बचा है ये, तो ये बच गया आपका U के बाद माइनस हाफ A और ये प्लस AN। ठीक, तो इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ। अगर हम उल्टा करें तो इसको लिखा जा सकता है U प्लस AN माइनस हाफ A। S इक्वल टू, ज़रा देखिए, S इक्वल टू U प्लस, ज़रा देखिएगा इसमें इन दोनों में से मैं 1/2A को कॉमन कर लेता हूँ। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो 1/2 यानी कि हाफ नहीं है, तो कुछ नहीं, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 का डिवाइड भी। तो अगर 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे तो A/2 यहाँ भी और A/2 यहाँ भी, A/2 को कर लिया कॉमन, यानी कि A/2 को कॉमन कर लिया। जब आप कॉमन करेंगे तो ज़रा देखिएगा, मल्टीप्लाई भी हुआ था 2 का, डिवाइड भी हुआ था, डिवाइड वाला बाहर, A बाहर, मल्टीप्लाई वाला 2n बचा है, तो 2n माइनस ये पूरा बाहर है, 2n माइनस 1। इसी को हम लोग लिखते हैं S बराबर U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। ओके, तो ये फार्मूला मिल जाता है। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग गतिशील वस्तु द्वारा nवें सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है उसको ज्ञात कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग दे देगा, त्वरण दे देगा, और कौन से सेकंड में वेग ज्ञात करना है, तो n के स्थान पे वैल्यू रखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और उस सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है वह हमें इस सूत्र की सहायता से ज्ञात हो जाता है। ओके,
सो स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको गतिशील वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी को ज्ञात करने का सूत्र और उस सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है ये मैंने आपको बताया। अगली टॉपिक होगी हम लोगों की गुरुत्व के अंतर्गत गति। गुरुत्व के अंतर्गत गति, जिसको हम लोग कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके। कहा जाता है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी तल के निकट किसी भी वस्तु को मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ा जाए, ठीक है, ये मैं देखिए पृथ्वी तल के निकट यह एक वस्तु है और इस वस्तु को मैं गिरने के लिए छोड़ रहा हूँ, तो जो ये वस्तु है ये पृथ्वी तल की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करने लगती है। तो जब यह पिंड नीचे की ओर गति करता है तो इस पर एक नियत गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कार्य करने लगता है, ठीक है। तो जब इस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करने लगता है तो जो हम लोग गति का समीकरण पढ़े हैं, तो ये हो गया गुरुत्व के अंतर्गत गति। अब इसका समीकरण प्राप्त करने के लिए जो हम लोगों ने गति के समीकरण को पढ़ा है, उस गति के समीकरण में जो रेखीय त्वरण a होता है उसके स्थान पर g लिखते हैं। तो मैं बता देता हूं कि a के स्थान पर क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, और जो हमने तय की गई दूरी s पढ़ा है, s के स्थान पर h पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में जो समीकरण होता है निम्न होता है, ठीक है। तो समीकरण निम्न होगा। तो पहला समीकरण क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी होता था, अब ये हो जाएगा जी टी। सेकेंड इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे s बराबर, अब ये h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, अब ये हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a होता था, अब वह 2gh हो जाएगा, ठीक है। ये तो तब है जब पिंड नीचे मुक्त रूप से गिरता है, ठीक है। और जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जो गति का समीकरण होता है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ g के स्थान पर माइनस g का प्रयोग कर दिया जाता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये नंबर 1 पिंड के मुक्त रूप से नीचे गिरने के लिए, ये नीचे गिरने के लिए है। और नंबर 2 मैं कह रहा हूं कि पिंड के ऊपर की ओर गति करने के लिए, ये ऊपर की ओर है, ओके। अब मैंने बताया जब ऊपर की ओर गति करेंगे तो g के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, माइनस g, बाकी समीकरण यही होगा। तो फर्स्ट v बराबर u प्लस जी टी है, अब वो हो जाएगा माइनस जी टी, ठीक। सेकेंड h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अब ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर बराबर
u² माइनस 2gh। तो इस तरीके से हम लोग गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण को पढ़ लेते हैं। ओके, सो राइट डाउन, इसे आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को गतिशील वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी को पढ़ाया। अगली टॉपिक होगी सापेक्षिक वेग। तो अगर मैं या आप लोग अपने अनुभव की बात करें, जब हम लोग कभी रेलगाड़ी में बैठ करके यात्रा करते हैं, तो अगर हमारी रेलगाड़ी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में कोई दूसरी रेलगाड़ी चले, तो वह रेलगाड़ी हमें चलती हुई भी दिखाई पड़ती है, स्थिर भी दिखाई पड़ती है, तेज चलती हुई भी दिखाई पड़ती है। ऐसा कब होता है? जब हमारी रेलगाड़ी और बगल के रेलगाड़ी की चाल समान होती है तो दोनों रेलगाड़ी हमें समान माने स्थिर दिखाई पड़ती है। स्थिर दिखाई पड़े या समान चाल से चलती हुई दिखाई पड़े। यदि हमारी रेलगाड़ी स्लो है, बगल वाली रेलगाड़ी फास्ट है, तो उसकी चाल इस रेलगाड़ी की अपेक्षा तेज दिखाई पड़ती है। अगर स्लो है तो वो रेलगाड़ी की चाल हमें स्लो दिखाई पड़ती है, हमारी फास्ट दिखाई पड़ती है, तेज। अगर वही रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही हो तो उस रेलगाड़ी की चाल जो है हमें तेज दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से आप जब कभी कभी बस रेलगाड़ी में बैठ के यात्रा करते हैं तो जैसे लगता है कि हम स्थिर हैं और रेलगाड़ी के बाहर की सारी वस्तुएं जो है पीछे की ओर बहुत तेजी से गति कर रही हैं। तो इन सभी चीज़ों का अनुभव, वर्णन जो भी किया जाता है वो सापेक्षिक वेग में किया जाता है। तो कहा जाता है कि किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु की तथा दूसरी वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, यही क्या है? सापेक्षिक वेग है या सापेक्ष वेग है। क्या कहेंगे? किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु की स्थिति और दूसरी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं दूसरी वस्तु का सापेक्षिक वेग भी और पहली वस्तु का वेग va है, फिर से एक बार, दूसरी वस्तु का जो वेग है वह vb और पहली वस्तु का जो वेग है वह va है। तो ये vb माइनस va xb माइनस xa अपान t कि क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग पहली वस्तु की दूसरे वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही क्या है? सापेक्षिक वेग है। अब इसकी विशेष स्थिति हम लोगों को पढ़नी है। विशेष स्थिति में क्या है कि जब दोनों की दिशा समान होगी, ठीक है, दिशा विपरीत होगी, उनकी जो चाल है वो समान होगी, असमान होगी, तो यही सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, स्पेशल कंडीशन में मैं आपको नंबर 1 बताऊं। कहा जाता है कि जब दो वस्तुएं समान दिशा में गतिमान हों, समान दिशा में, ठीक है, मान लेता हूं कि कोई एक वस्तु A तथा दूसरी वस्तु B दोनों क्रमशः VA और VB वेग से गति कर रही हैं, तो वस्तु A का वस्तु B के सापेक्ष वेग क्या होगा? VAB इक्वल टू VA माइनस VB।
यही फार्मूला होगा, ठीक है। इसी की सहायता से हम लोग सापेक्षिक वेग को ज्ञात करेंगे। सेकंड, नंबर 2, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हों, यानी कि दो वस्तुएं हैं और दोनों क्या हैं, विपरीत दिशा में गतिमान हैं, ठीक। तो अब इसमें भी हम लोग मानेंगे कि माना एक वस्तु A तथा दूसरी वस्तु B, जिनके वेग क्रमशः भी A तथा भी B है, और ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हैं, तो वस्तु A का B के सापेक्ष वेग, यानी कि VAB बराबर तब क्या हो जाएगा, VA माइनस, ये विपरीत दिशा में है तो VB, ठीक है, VA माइनस VB। तो इस तरीके से ये सापेक्षिक वेग हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लीजिए। और इसी टॉपिक के साथ सरल रेखा में गति नामक चैप्टर यहीं पर फिनिश या कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। आगे की सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो इतना पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।